Hello friends, welcome back my channel. My name is Khushbu Rani. मेरे चैनल का नेम है फ्यूचर स्टॉपर्स. टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द कैश फ्लो स्टेटमेंट का लास्ट टॉपिक करेंगे. कुछ ऐसे केसेस है कैश फ्लो स्टेटमेंट को जो तीनों एक्टिविटीज में प्लस होते हैं, किसी एक एक्टिविटी में प्लस होंगे, कुछ एक्टिविटी में माइनस होंगे. आई होप आपको क्लियर हो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या. लेट्स स्टार्ट विद द कैश फ्लो स्टेटमेंट. की कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या हमने क्या लास्ट क्लासेस में थ्योरीज वगैरह कंप्लीट कर ली थी. लेट्स स्टार्ट विद द कैश फ्लो. देखो लास्ट हमने क्या पढ़ा था, कैश फ्लो स्टेटमेंट. ठीक है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है. मैंने आपको बताया था क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट. मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ पहले. कैश आउटफ्लो एंड कैश इनफ्लो. देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताते हैं, कैश का आउटफ्लो है और कैश का इनफ्लो है. इसमें क्या पता चलता है कि हमारे पास जो कैश है उसका तो आउटफ्लो होगा तो वो नेगेटिव में बैलेंस देगा हमें. अगर वो इनफ्लो होगा तो वो प्लस का बैलेंस देगा हमें, जिसे हम पॉजिटिव कहते हैं. आई होप आपको ये क्लियर होगा कि कैश फ्लो में स्टेटमेंट क्या, हम कैश का आउटफ्लो और कैश के इनफ्लो को देखते हैं. ठीक है, ये तो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग था. ठीक है, इसमें फिर हमारी आते हैं कुछ 3 एक्टिविटीज थी हमने जो वो लास्ट क्लास में कंप्लीट करते उनके प्रैक्टिकल भी कंप्लीट कर लिए थे हमने. कि कैश फ्लो स्टेटमेंट देखो, फर्स्ट एक्टिविटी क्या थी कैश फ्लो स्टेटमेंट के हमारे पास, ऑपरेटिंग एक्टिविटी. कौन सी थी, एक्टिविटी ऑफ ऑपरेटिंग. ठीक है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी कैश फ्लो स्टेटमेंट की वो हमें क्या बताती थी, ये हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट करती थी. क्या करती थी, रेवेन्यू जनरेट करती थी. और वो कैसे जनरेट करती थी रेवेन्यू, किसी भी सेल ऑफ मशीनरी या कोई एसेट की सेल पर जो, ठीक है, कोई इंटरेस्ट हमारे पास आ रहा है, ठीक है, या फिर कोई हमें गेन हो रहा है, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, इन सब से हमारे पास क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है. सिंपली क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो हमें रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करती है. ठीक है, ये की पॉइंट है. जैसे किसी भी सेल एसेट की सेल के समय हो सकता है, या फिर कोई ऐसी इंटरेस्ट या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट आ रही है, ठीक है, या फिर कोई गेन हो रहा है. ठीक है, ये तो था हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी. नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो हमें क्लियर हो गया. अब हमने पढ़ना है कि हमारी जो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है वो क्या क्या है. एक सेकेंड गाइस. हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी अपनी क्लियर कर ली. अब हम पढ़ेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. मैंने ऑपरेटिंग का आपको रिपीट करते हैं. फिर क्या था हमारे पास, इन्वेस्टिंग. क्योंकि इन्वेस्टिंग के नाम से बढ़ता चल रहा है जो हमारी इन्वेस्टमेंट से होता है. ठीक है, किसी भी और किसी एसेट से होता है रिलेशनशिप. ठीक है, इन एक्टिविटी का या तो हमारे किसी इन्वेस्टमेंट से रिलेशनशिप हो गया, किसी एसेट से. ये सिंपली हम बताया कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होता है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स में क्या होता है कि सेल हो गया इन्वेस्टमेंट की, या परचेज हो गई, उससे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन था वो हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेंगे. और किसी एसेट की सेल हो रही है, परचेज हो रही है, वो भी हम किस में लेंगे, वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेंगे. क्योंकि सेल है तो इनकम आएगी, परचेज है तो इनकम जा रही है. इसमें ध्यान रखना जो परचेज वाली आइटम्स है वो माइनस में जाएंगी, सेल वाली प्लस में जाएंगी, इसमें भी प्लस में जाएंगी और परचेज वाली माइनस है. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, सिंपली याद रखना जो हमारी इन्वेस्टमेंट और एसेट्स की उस पर डिपेंड करते हैं. ठीक है, ये तो छोटा सा ओवरव्यू दिया मैंने आपको इन्वेस्टिगेट एक्टिविटी की डेफिनेशन. नेक्स्ट था हमारे पास थर्ड एक्टिविटी थी, हमने पढ़ी लास्ट क्लास में, फाइनेंसिंग. और उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था हमने. फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ठीक है, फाइनेंसिंग क्या है, जो हमारे शेयर्स या हमारे बॉन्ड से रिलेटेड होते हैं. ठीक है, जो हमारे किसी शेयर्स और बॉन्ड से रिलेटेड होते हैं. शेयर्स में क्या हो सकता है, हम इशू ऑफ शेयर्स को ले सकते हैं, अगर उसको कोई इंटरेस्ट लग रहा है उनको इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, बॉन्ड्स में क्या होता है, हम इशू ऑफ बॉन्ड्स को ले सकते हैं. ठीक है, कि कुछ बॉन्ड्स हमने इशू किए और कुछ ऐसे इंटरेस्ट कि जो हमें इससे इंटरेस्ट मिला. ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया. फाइनेंसिंग में हम शेयर से रिलेटेड लेते हैं, इन्वेस्टिंग में हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लेंगे, और जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है वो हमें क्या कहते हैं, कुछ रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करते हैं. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. अब हम ये पढ़ेंगे कुछ ऐसे केसेस हैं जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आते हैं, जो तीनों एक्टिविटीज में जाएंगे. ठीक है, वो कौन कौन से हैं. लेट्स स्टार्ट विद दिस कंसेप्ट. मैं आपको पॉइंट लिखवा देती हूँ. आई होप आपको वो क्लियर हुआ होगा. ठीक है, आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा कि क्या क्या एक्टिविटीज है, कैसे हम इसको वर्क कर सकते हैं, कैसे हमें हेल्पफुल होते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट एक्टिविटी. देखो देखो, अब है केसेस. हम केसेस लेते हैं. ठीक है, देखो यहाँ केस लेंगे, यहाँ ऑपरेटिंग, यहाँ इन्वेस्टिंग,
यहाँ फाइनेंसिंग, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो प्लस में होंगे वो प्लस में, जो माइनस में होंगे। देखो फर्स्ट केस होता है कैश जनरेटेड, ठीक है, कुछ कैश जनरेट हो रहा है फ्रॉम ऑपरेशंस, and sale of assets, sale of any assets, say assets and financing to build up the cash. The cash, it is well liquid to the company. It is the liquidity of company for the operations. देखो हम ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सिंपली देखो क्या बोल रहे हैं पॉइंट, ये फर्स्ट केस है। देखो ध्यान, इसमें क्या होता है कि हमने कुछ कैश जनरेट किया ऑपरेशंस के थ्रू, मतलब कुछ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू, कि इंटरेस्ट हुआ, कुछ गेन आया, ठीक है, जैसे गेन ऑफ प्रॉफिट, वो हमारा इसमें चलो किसी एसेट से अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है ना, वो हमारा हमेशा ऑपरेशंस में जाता है, ठीक है, कि ऑपरेशन सेल ऑफ एनी एसेट है, फाइनेंसिंग बिल्डिंग, मतलब इसमें ये बोला गया है, इस पॉइंट में ध्यान से समझ जाए, इसमें जो कैश हमारी किसी भी ऑपरेशन से जनरेट होता है, चाहे वो किसी भी एसेट की सेल से हो सकता है, ये किसी भी कैश के ऐसे लिक्विडिटी से हो सकता है, जिससे कि हमारी कंपनी पे इफेक्ट पड़ता है, उसके ऑपरेशंस पे इफेक्ट पड़ता है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी ना, चाहे वो इंटरेस्ट है या कोई भी गेन आ रहा है या कोई भी प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, या कोई ऐसा फंड्स है, शेयर्स है, उससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन आ रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, तो हम इसको हर एक्टिविटी में प्लस करेंगे। प्लस का मतलब गेन पॉइंट जो हमारे तीन एक्टिविटीज में जाएगा, अगर गेन और प्रॉफिट आ रहा है वो हमारे किसी भी मतलब इस ऑपरेटिंग में भी जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा, फाइनेंसिंग में। याद रखना फर्स्ट केस है कि हमने कैश जनरेट किया किसी भी ऑपरेशन से, या फिर सेल करी कोई भी एसेट या फाइनेंसिंग, उससे हमें जो कैश मिला, ठीक है, उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी ना वो उसमें, फॉर एग्जाम्पल जैसे गेन हो रहा है किसी शेयर से गेन हो रहा है, ठीक है, या डिवेंचर्स से, ये हमारे देखो ऑपरेटिंग में भी जाएगा, फाइनेंसिंग में भी जाएगा और इन्वेस्टिंग में भी जाएगा। कुछ टर्म्स ऐसे होती है जो कैश फ्लो में तीनों टर्म्स में जाती है, वो चीज मैं आपको लिखवा रही हूँ। फर्स्ट केस क्या था, कुछ ऐसा कैश जनरेट करना जो हमारे किसी भी एसेट की सेल से हो सकता है या किसी ऐसी लिक्विडिटी से हो सकता है जो हम तीनों एक्टिविटीज में ऐड करते हैं। आई होप आपको फर्स्ट केस क्लियर होगा। अब हम इसका सेकेंड केस लिखेंगे कि कौन सा है। अब हम इसका लिखेंगे नेक्स्ट केस। देखो सेकंड केस क्या बोलता है, द कैश यूजेस, ये एक ऐसा कैश यूजेस ऑपरेशन for the sale of any fixed assets to pay down debt और पे ओनर। देखो इसमें क्या बोल रहा है, ये पॉइंट ध्यान से, इसमें क्या है कि कुछ वो कैश जो किसी भी एसेट है, मतलब कोई भी फिक्स्ड एसेट जैसे मशीनरी हो गया, हमारी फर्नीचर हो गया, कि उसको सेल करने से जनरेट होता है, ठीक है, जिस पर हम अपने डेप्ट को भी पे करते हैं, कई बार लोन लिया होता है तो उसको पे करने के लिए बेच देते हैं या तो सेल कर देते हैं, या किसी ओनर को पे करने के लिए, जब किसी ओनर या किसी डेप्ट की पेमेंट कर लेके जो सेल एसेट बेची जाती है तो उसकी ट्रांजेक्शन कहाँ कहाँ होगी, ये ध्यान रखना। तो उस केस में क्या होगा कि हमारी ऑपरेटिंग में भी जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, सेल करके प्रॉफिट्स आएगा तो ऑपरेटिंग में गया, इन्वेस्टिंग में जाएगा, लेकिन ये हमारी फाइनेंसिंग में नहीं जाएगी। फाइनेंसिंग में इसको हम माइनस में डाल देंगे। फाइनेंसिंग में हमारे माइनस में इसलिए जाएगा क्योंकि हमने ये डेप्ट को पेमेंट करने के लिए, हमारे लोन को पेमेंट करने के लिए किया है, ठीक है, डेप्ट वर्ड आ गया, ये हमारा हमेशा फाइनेंस से रिलेटेड है, इससे इसमें ये क्या होगा, माइनस में जाएगा कि हमने लोन को पेमेंट करने के लिए, ठीक है, किया है। सेकंड चैलेंज हमें क्या बोलता है कि हमने जो भी ऐसा कैश जनरेट किया जो किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को
बेच कर हुआ है, बट लेकिन उसको बेचा क्यों हमने, किसी भी ओनर की पेमेंट करने के लिए या किसी डेप्ट की पेमेंट करने के लिए। तो उस केस में क्या होगा कि इससे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होगी वो हमारी ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग में तो प्लस होगी और फाइनेंसिंग में वो माइनस हो जाएगी क्योंकि वो इंटरेस्ट के रूप में जाएगा। आई होप आपको सेकंड केस भी क्लियर होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये, ठीक है, कि ऐसी एक्टिविटीज में कौन कौन सी कुछ ऐसी टर्म्स है जो तीनों में प्लस होगी, कुछ ऐसी टर्म्स है जो तीनों में प्लस या तीनों में माइनस होगी, मैं वो बता रही हूँ। सेकंड केस था हमारा। अब हम थर्ड केस लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये। ठीक है, थर्ड केस क्या बोलता है हमें ध्यान से समझना। थर्ड केस क्या बोलता है, द कंपनी यूजेस टू कैश generated from operations to borrowings from owner investment in long term investments। देखो हमें ये सिंपल क्या बोल रहा है, थर्ड केस हमें पता है कि कंपनी ने कुछ ऐसा कैश जनरेट किया जो बोरोइंग्स के थ्रू, मतलब हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के थ्रू किया, जिससे कि वो क्या कर सके अपने एसेट्स को यूटिलाइज कर सके। कई बार कंपनी क्या करती है कुछ इन्वेस्टमेंट इसलिए लेती है ताकि उसकी जो एसेट्स होती हैं, जो कि एसेट्स होते हैं उनको इंक्रीज किया जाए, ठीक है। जो अमाउंट, जो बोरिंग्स हम ओनर से इन्वेस्टमेंट के रूप में लेते हैं अपने एसेट्स को इंक्रीज करने के लिए, उससे रिलेटेड जो भी अमाउंट होगा ध्यान रखना उसका क्या होगा कि वो जो भी कैश उससे होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो हमारा ऑपरेटिंग में प्लस होगा, इन्वेस्टिंग में प्लस होगा, फाइनेंसिंग में माइनस होगा। और सॉरी जो लास्ट केस था उसमें क्या था, मैंने आपको बताया था ना कि जो डेप्ट होगा, ठीक है, उसमें ध्यान रखना उसमें भी सेम प्रोसेस चलेगा, इसमें भी सेम चलेगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थर्ड पॉइंट हमें बताते हैं कुछ ऐसी बोरिंग्स हमने जनरेट करी जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, ओनर से हमने इन्वेस्टमेंट के रूप में ली और इससे क्या हुआ कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को इजिली यूटिलाइज कर दिया जिससे कि हम अपनी एसेट्स को बोरो आउट कर सके। आई होप ये थर्ड केस आपको क्लियर हुआ होगा। लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ केस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट के। देखो एक केस बोलता है, देखो फोर्थ केस हमें क्या बोलता है, द कंपनी यूजेस द कैश जनरेटेड ऑन द बाय ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। देखो इसमें क्या कर रहा है कि इसमें उसने जो कैश जनरेट किया वो फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए किया, कि उसने फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए क्या किया, कुछ कैश जनरेट किया। तो कैश जब वो जनरेट कर रहा है तो उसको खत्म भी कर रहा है, आउटफ्लो भी कर रहा है, ठीक है। एक हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा था कि सेल में पढ़ा तो यह प्लस प्लस ये माइनस हुआ था, अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपली ऑपरेटिंग में तो प्लस हो जाएगा, अमाउंट इससे रिलेटेड कि हमने परचेज करी है, ठीक है। और इन्वेस्टिंग में माइनस, क्योंकि जब परचेज करते हैं हम कोई भी एसेट तो उसको माइनस करते हैं और फाइनेंसिंग में भी हमारा माइनस में जाएगा, ये ध्यान रखना। ऑपरेटिंग में प्लस में जाएगा क्योंकि हमने परचेज करी है, इन्वेस्टिंग में माइनस में और फाइनेंसिंग में माइनस में, ठीक है। आई होप ये केस आपको क्लियर होगा। अब हम एक नेक्स्ट केस पढ़ेंगे इसका। नेक्स्ट केस बताता है हमें, देखो फिफ्थ केस क्या है हमारा कि कैश हमने जनरेट कर लिया, ध्यान से समझना कि हमने कैश जनरेट कर लिया फॉर द रैपिडली ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है तुमने, ध्यान, द कंपनी
generating cash flow to cover the problems are selling the assets of borrowing. देखो ये पॉइंट क्या कहता है कि कुछ ऐसे कैश हमने जनरेट किया इसमें जिससे कि अगर हमारी जो एसेट जो बोरिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सॉल्व कर सके। जो एसेट्स और बोरिंग से रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कई बार कंपनी में, तो उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसा कैश जनरेट करते हैं जिससे कि हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो इससे रिलेटेड अगर कोई केस आता है तो आपने क्या करना है, ऑपरेटिंग में से तो ये माइनस हो गया आइटम। फॉर एग्जाम्पल आपका प्रॉब्लम है एसेट से रिलेटेड प्रॉब्लम की गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, लॉस होता है तो हम माइनस करते हैं, याद रखना, ठीक है, कोई भी एसेट, ठीक है। तो क्या करना है हमने कि गेन और लॉस के केस में क्या करना है हमने इसमें जो हमारी एसेट जो बोरिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आ गए ना उसको सोल्यूशन से जो हमें कोई भी प्रॉब्लम देखी हो, ऑपरेटिंग में से तो माइनस होगा, इन्वेस्टिंग में वो प्लस होगा और फाइनेंसिंग में वो प्लस होगा। आई होप आपको एक केस भी क्लियर होगा फिफ्थ केस की क्या कहना चाहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका सिक्स्थ केस क्या होता है। सिक्स्थ केस कहता है द कंपनी आर ग्रोइंग द रैपिडली ग्रोथ, ठीक है, कि रैपिडली उसकी ग्रोथ हो रही है, बट हैज अ कैश आउटफ्लो। देखो इसमें क्या बोलता है पॉइंट में, सिंपली बोल रहा है कि हमारी कंपनी ग्रो तो कर रही है, हम जो भी काम कर रहे हैं ना कंपनी में वो ग्रोइंग की तरफ जरूर जा रही है, हमारी कंपनी से क्या हो रही है, ग्रो जरूर हो रही है, बट उससे क्या होता है कैश का आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर मनी हमारा बाहर की तरफ जा रहा है, जिससे कि हमारे जो लॉन्ग टर्म जो डेप्ट और जो एंड जो हमारी लॉन्ग टर्म डेप्ट एंड उसकी जो इन्वेस्टमेंट है ना, इस इन्वेस्टमेंट उनमें इंक्रीजमेंट हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीजमेंट हो रही है, ठीक है। सिंपली ध्यान रखना कि कुछ ऐसे मतलब कि हमारे बिजनेस को ग्रोथ हो रही है, मतलब वो पूरी तरह से ग्रो जरूर कर रहा है, बट उससे क्या हो रहा है, उससे हमारे जो एसेट्स और जो इन्वेस्टमेंट है ना उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। उससे आने वाले जो इफेक्ट को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, सिंपली ध्यान रखना ऑपरेटिंग में से उसको माइनस करेंगे, इन्वेस्टिंग में से माइनस होगा, फाइनेंसिंग में हो जाके हमारा प्लस हो जाएगा। ये केस अगर कोई भी ऐसी केस आता है हमारे जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट हमारी जो बिजनेस है वो ग्रो करा जा रहा है, बट लेकिन उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो इससे हमारी इन्वेस्टमेंट पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। तो ऑपरेटिंग में माइनस में जाएगा, इन्वेस्टिंग में माइनस में जाएगा, फाइनेंसिंग में प्लस में जाएगा। आई होप आपको ये केस क्लियर होगा। अब टू केसेस और हमारे रह गए हैं जो हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन सी एक्टिविटी में प्लस में जाएंगे, कौन सी एक्टिविटी में माइनस में जाएंगे, वो करना है। देखो ठीक है, अब हमें बताता है हमारा सेवंथ केस, क्या करना हमने, सेवंथ केस क्या बोलता है, द कंपनी फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग कैश फ्लो, द कंपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी shortage and payment of the and payment of the कि किसी भी shortage and payment of the any creditor किसी भी creditors and stockholder। देखो कोई भी कंपनी है जब वो फाइनेंस करता है तो वो देखता है कि उसके पास कोई भी पेमेंट करनी हो जो उसने, ठीक है, कि वो क्रेडिटर्स को पेमेंट इजीली कर सकता है पॉजिटिव वे में, या जो स्टेक होल्डर्स है उनकी पेमेंट करना है, मतलब जब भी उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगी कि वो किसी भी स्टेक होल्डर को पेमेंट कर रहा है या किसी क्रेडिटर को पेमेंट कर रहा है, तो उसको देखना पड़ेगा कि अगर कैश फ्लो की शॉर्टेज है उसके पास तो उसको कैसे मैनेज पड़ेगा जिससे कि कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो वो कंट्रोल कर सके। जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का
इनफ्लो और आउटफ्लो कंट्रोल करने पर ध्यान दिया जाता है, तो हमेशा ध्यान दिया जाता है कि हमारे पास कैश की शॉर्टेज बिल्कुल भी ना हो। अगर उसमें कोई भी पेमेंट से रिलेटेड शॉर्टेज हो रही है तो उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी क्रेडिटर और जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, उसके अमाउंट को क्या करते हैं, हम कैसे पे करते हैं, एज अ सेल ऑफ द फिक्स्ड एसेट, कि किसी भी फिक्स्ड एसेट को सेल कर देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो कैश है उसकी शॉर्टेज तो कम हो जाएगी। कैश की शॉर्टेज कम होने से क्या होगा कि फिक्स्ड एसेट की सेल से हमारे पास जो अमाउंट आएगा उससे हम अपने क्रेडिटर्स और हमारे जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके हम क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, जिससे कि हमारी कंपनी की फाइनेंसिंग पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो उसमें इसके केस में क्या होगा कि इससे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होगी वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो माइनस में जाएगी, फाइनेंस इन्वेस्टिंग में वो प्लस में जाएगी और फाइनेंसिंग में माइनस में जाएगी। इन्वेस्टिंग में प्लस में इसलिए जाएगी क्योंकि हम इसमें अपनी एसेट्स को सेल करते हैं। जो सेल ऑफ एसेट्स हो गया, परचेज ऑफ एसेट्स हो गया, या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, परचेज ऑफ इन्वेस्टर, इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन हमेशा इन्वेस्टिंग में जाती है। मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पिछले लेक्चर में करवा रखे, आपको क्लियर हो जाएगा कि हम किससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिव, फाइनेंसिंग में लेते हैं, ठीक है। और फाइनेंसिंग माइनस में इसलिए जाएगा क्योंकि हमने क्या किया, पेमेंट कर दिया, हमने पेमेंट कर दिया किसके, अपने क्रेडिटर्स की, अपने स्टेक होल्डर्स की। जब इनकी पेमेंट करी तो वो हमारा फाइनेंस हो गया, क्योंकि ये हमारी लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं हमारी फाइनेंसिंग में जाते हैं, क्योंकि फाइनेंसिंग में हमारे शेयर होल्डर्स आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो हमारी इसमें। तो देखो ऑपरेटिंग में हम क्रेडिटर्स को इसलिए मैनेज करते हैं क्योंकि ऑपरेटिंग में हम डेटर्स और क्रेडिटर्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन भी लेते हैं, क्योंकि हमारा रेवेन्यू से। ऑपरेटिंग सिंपली हमारा ऑपरेशन होता है कि हमने कैसे अपने बिजनेस को हैंडल किया, ठीक है। तो माइनस करेंगे, ठीक है, जैसे क्रेडिटर्स का अमाउंट को माइनस करेंगे, डेटर्स के अमाउंट को हम पहले प्लस करते हैं, वो लेनदारी, क्योंकि हमारा कैश का आउटफ्लो हो रहा है। तो ध्यान रखना कि जब भी किसी बिजनेस में शॉर्टेज होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो अगर हमने पेमेंट करनी है किसी क्रेडिटर या फिर किसी स्टेक होल्डर की, तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम अपने फिक्स्ड एसेट्स की सेल कर देते हैं, उससे जो अमाउंट आता है फिर हम उसे अपने क्रेडिटर्स और अपने स्टेक होल्डर्स की पेमेंट कर देते हैं। उस केस में हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से तो उसको माइनस करते हैं, इन्वेस्टिंग में उसको प्लस कर देते हैं और फाइनेंसिंग में से माइनस कर देते हैं। आई होप आपको 7th केस भी क्लियर होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। अब इसका लास्ट केस करेंगे हम, उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन कैसे होती है तीनों एक्टिविटीज में। केसेस ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंस। 5 seconds, 5 minutes guys, let's take a break. वेलकम बैक गाइस, लेट्स स्टार्ट विद 8th केस। कि 8th केस क्या बोलता है हमारा इसका, द कंपनी यूजेस कैश रिजर्व्स टू फाइनेंस shortfalls, finance of fixed assets and pay the long term creditors investment. देखो सिंपली क्या बोल रहा है केस कि कंपनी में जो रिजर्व्स पड़े होते हैं ना, रिजर्व्स क्या होते हैं, हमारे प्रॉफिट का शेयर होता है, ध्यान रखना, प्रॉफिट का शेयर होता है, पार्ट होता है, ठीक है। जो हमारी कंपनी में रिजर्व पड़े हैं उनका यूज क्या कर लेती है कंपनी, अगर उसके पास कैश की कमी होती है तो उनका यूज कर लेती है अपने फिक्स एसेट्स और अपने जो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स होते हैं और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी पेमेंट के लिए। जब हमारे रिजर्व का यूज हो जाता है पेमेंट करने के लिए, अगर हमारे पास कैश की कमी है तो हम क्या करते हैं, उस केस में हमारे रिजर्व पड़े होते हैं, हमारे पास जो प्रॉफिट पड़ा होता है उसी को यूज करते हैं हम अपनी फिक्स्ड एसेट्स की पेमेंट के लिए, हमारे क्रेडिटर्स की पेमेंट्स के लिए, हमारे जो इन्वेस्टर्स है उनकी पेमेंट्स के लिए। तो फिर क्या होगा, उस केस में हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से भी माइनस होगा, इन्वेस्टिंग में से भी, फाइनेंसिंग में से। ऑपरेटिंग में से इसलिए क्योंकि हमने फिक्स्ड एसेट्स की पेमेंट करने के लिए अपने रिजर्व में से प्रॉफिट निकाला, क्योंकि प्रॉफिट हम ऑपरेटिंग में लेते हैं। सेकंड इन्वेस्टिंग में से इसलिए क्योंकि हमने फिक्स्ड एसेट्स की पेमेंट करी है, परचेज सेल किया है।
परचेज किया इनको, इसलिए माइनस में गया। और फाइनेंसिंग में इसलिए क्योंकि हमने अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट करी है, इसलिए फाइनेंसिंग में। इसमें 3 एक्टिविटीज का क्लियर। आई होप आपको ये केसेस क्लियर, 8 केसेस है, आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। अगर आपको ये क्लियर होगा तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट इजीली कर सकते हो, बिल्कुल बहुत इजी होते हैं, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती। आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करना मत भूलें। अगर आपको इस कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलें, मैं आपको उससे रिलेटेड सोल्यूशन अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर प्रोवाइड करूंगी। आई होप आपको मेरी वीडियोस क्लियर हुई। टुडे इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। थैंक यू वेरी मच, वेलकम, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा, सी यू।